सिर कलम करने वाले दल का नेता ध्रुव की बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह लड़ने के लिए लगभग कूद पड़ा, लेकिन जानता था कि ऐसा नहीं कर सकता। अजय डुगू की मौजूदगी में सिर कलम और फांसी का दल बहुत ही कमजोर था, और अगर कोई लड़ाई होती तो उसकी हार निश्चित थी। जैसा कि कहा गया है, काटने के लिए रखी गई मछली भी संघर्ष करती है। अभी तुम भारी पड़ रहे हो, ध्रुव, सिर कलम करने वाले ने नाराज होकर कहा। लेकिन तुम और तुम्हारे गुरु स्वर्ग का अपमान कर रहे हो। वे तुम्हें सजा देने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, और अगर वे ऐसा नहीं भी करते तो जब हम अमर सेना के युद्ध क्षेत्र में होंगे तो सिर कलम और फांसी का दल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या ऐसा है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। इस बीच तुम अपने कबीले के विनाश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि देर सबेर ऐसा होना ही है। तुम्हारे सिर कलम और फांसी के दल के हर दोस्त और परिवार के सदस्य को मुझसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वे शैतान का भोजन बन जाएंगे। ध्रुव ने खुलेआम धमकी दी, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई देख रहा है या नहीं। इस तरह का दुस्साहस और क्रूरता किसी भी व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर देता। आज के बाद टाइटन सम्राट एकेडमी में कोई भी योद्धा ध्रुव के लिए समस्या खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे ज्यादा तो कुछ लोग छिपकर उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। चलो चलें। सिर कलम करने वाला नेता और बाकी सभी बुजुर्ग चले गए। उन्होंने अजेय सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर लगे हुए सिरों पर अनजाने में एक नजर डाली। अपने दिल में बदले की भावना होने के बावजूद उनके पास इन भावनाओं को दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे अपनी सारी इज्जत खो चुके थे, और जब तक वे अजेय सोसाइटी को अपमानित और बर्बाद होते नहीं देख लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। दूसरी ओर कई अन्य समाज खुश थे। सिर कलम और फांसी का दल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था, लेकिन इस दिन उनके अपमान के कारण उनके लिए बाकी संगठनों को आसानी से डराना अब नामुमकिन हो गया। बदले में इससे बाकी समाजों को संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल गई। केंद्रीय ग्रह नदी में अनगिनत खनन ग्रह थे, साथ ही कई ग्रह तरह तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरे हुए थे, और जादुई खजानों के निर्माण के लिए समर्पित जगहें भी थीं। समय और अस्तित्व के सभी स्तरों पर एकेडमी द्वारा लाखों सालों में इकट्ठा किए गए धन के विशाल भंडार थे, और सिर कलम और फांसी के दल को हर चीज का सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता था। इसके उलट अजेय सोसाइटी को लगभग कुछ भी नहीं मिलता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या अजेय सोसाइटी इस स्थिति का फायदा उठाकर ज्यादा संसाधन इकट्ठा करेगी। उनके पास सिर्फ 18 सदस्य हैं। इतने संसाधनों का वे क्या करेंगे? मुझे शक है कि वे कुछ करेंगे। अजेय सोसाइटी भले ही घमंडी और दबंग हो, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वे एकेडमी से कोई संसाधन नहीं लेते। वे सिर कलम और फांसी के दल की तरह नहीं हैं, जो आम योद्धाओं को धमकाते और उनसे पैसे वसूलते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति का फायदा उठाकर सिर कलम और फांसी के दल पर करारा वार करना चाहिए। आइए, जब वे नीचे हों तो उन्हें इतनी जोर से लात मारें कि वे फिर कभी उठ ना पाएं। ये सही है। हमारे तलवार समाज की सिर कलम और फांसी के दल से लंबे समय से दुश्मनी है। कुछ समय पहले एक खनन ग्रह पर एक घटना घटी थी, जिसमें हमारे एक शिष्य का उनके एक शिष्य से झगड़ा हो गया था। तब से वे हमें नुकसान पहुंचाने का हर मौका ढूंढते रहे हैं। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्होंने हमारे कुछ 100 शिष्यों को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। हम उस बात को नहीं भूले हैं, और अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है। मार डालो इन्हें। अगर मुझे सिर कलम और फांसी के दल से कोई भी शिष्य दिखाई दिया तो वे मर जाएंगे। सेबर सोसाइटी हमारे जैसे ही एक आसमान के नीचे सिर कलम और फांसी के दल को रहने नहीं देगी। पहले से ही बहुत सारे योद्धा सिर कलम और फांसी के दल के खिलाफ जाने की योजना बना रहे थे, और चूंकि सिर कलम और फांसी के दल में इतने सारे योद्धा थे, इसका मतलब था कि वहां बहुत सारे निशाने थे। उन्हें एक गंभीर झटका लगने वाला था। जब ध्रुव ने अपने आसपास की बातें सुनी तो उसने मन ही मन हामी में सिर हिलाया। आखिरकार वह डूबते हुए कुत्ते को पीटने के फायदों से वाकिफ था, और इस कहावत को सिर कलम और फांसी के दल पर लागू करने में उसे बहुत खुशी हो रही थी। बहुत अच्छा, तुम सब जा सकते हो, अजय डुगू ने कहा। यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, आगे बढ़ो। उसने हाथ हिलाया, जिससे चौक में तेज रोशनी फैल गई, और उसने ध्रुव को अजेय सोसाइटी में खींच लिया। फिर उसने एक चमकदार ढाल से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिससे किसी के लिए भी अंदर देखना नामुमकिन हो गया। यह साफ था
कि पूरी अजय सोसाइटी अब एकांत में थी। एकेडमी में घटी अब तक की सबसे चौंकाने वाली और हैरान करने वाली घटनाओं में से एक खत्म हो चुकी थी। आखिरकार ध्रुव जीत गया और उसने सबसे क्रूर चरित्र होने की शोहरत हासिल की। उसका नाम न सिर्फ एकेडमी में मशहूर हुआ बल्कि जल्द ही बाकी ग्रहों में भी फैल गया। इस समय अजय सोसाइटी में सिर्फ 3 लोग थे, अजय डुगू का क्लोन, 17वीं तलवार और ध्रुव। जैसे ही वे तीनों विचार विमर्श करने के लिए पालथी मारकर बैठे, 17वीं तलवार ने कहा, गुरु, क्या आपने विनाशकारी कष्ट पार कर लिया? क्या अब आप विध्वंसक हैं? मैं हूं, अजय डुगू ने जवाब दिया। मैंने 3 दिन पहले क्लेश पार कर लिया है और अब मैं स्वर्ग अमर हूं। खास तौर पर मैं विध्वंसक स्तर के पहले चरण में हूं, जो मुझे शून्य विध्वंसक बनाता है। मेरा असली रूप पहले ही अमरलोक में चला गया है और सिर्फ ये क्लोन पीछे छोड़ गया है, जिसमें मेरी लगभग 30% महत्वपूर्ण ऊर्जा है। दुर्भाग्य से मैं इस क्लोन को ज्यादा समय तक शक्ति नहीं दे पाऊंगा, इसलिए हमारे पास समय कम है। ध्रुव, मेरे पास अभी हस्तक्षेप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुमने सचमुच हंगामा खड़ा कर दिया, और अगर बात और आगे बढ़ती तो मुझे भी उसके बाद की स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता। आखिरकार एकेडमी के कुछ पुराने सदस्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 17वीं तलवार साफ तौर पर हैरान था। गुरु, अगर आप अमरलोक में चले गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम यहां बहुत बुरी हालत में हैं। सबसे बड़ा भाई, दूसरा बड़ा भाई और बाकी सभी अनगिनत लोगों के सम्राट चार्ट में फंसे हुए हैं। सिर्फ 18वां छोटा भाई और मैं ही आजाद हैं। हम समाज को कैसे चला पाएंगे? चिंता मत करो, तुम्हारा 18वां छोटा भाई पहले से ही इतना शक्तिशाली है कि वह अकेले ही यह कर सकता है। आज की लड़ाई से मैं देख सकता हूं कि वह इस नश्वर दुनिया में एक शीर्ष व्यक्ति बनने की राह पर है। वह जरूर अजय समाज को आगे बढ़ा सकता है। ध्रुव, अब से तुम एक समर्पित छात्र नहीं हो। मैं इसके द्वारा समाज प्रमुख का पद तुम्हें सौंपता हूं, जिससे तुम उपकुलपतियों के समान शक्तिशाली हो जाओगे और सिर्फ सबसे बड़े कुलगुरु से ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे। अजय डुगू ने अपना हाथ हिलाया और ध्रुव की ओर एक आदेश पदक उड़ाया। उस पर आशीर्वाद का एक मुहर जैसा चिन्ह था, जो ध्रुव के औरा से पूरी तरह मेल खाता था। वह मुहर जैसा चिन्ह अजय समाज के समाज प्रमुख का पहचान चिन्ह था। इसके बाद ध्रुव की हथेली पर एक रक्त लाल हृदय की छवि दिखाई दी, जो अजय डुगू के अजय हृदय का प्रतिबिंब था। उस अजय हृदय में मेरी दैवीय ऊर्जा कला, अद्भुत आदि युग, अजय युद्ध मैदान शामिल है। मैं अपनी विरासत तुम्हें सौंप रहा हूं, ध्रुव। इसके जो भी पहलू तुम चाहो विकसित करो या छोड़ दो, ये तुम पर है। मुझे पता है कि तुमने समृद्ध महाद्वीप में एक अमर भ्रूण को एक क्लोन में विकसित किया था, और अजय हृदय को उसे सौंपना कोई बुरा विचार नहीं होगा। वैसे अब चूंकि मैं स्वर्गारोहण कर चुका हूं, मैं तुम्हारे बड़े भाई, दूसरे बड़े भाई और बाकी लोगों को अनगिनत लोक सम्राट चार्ट से बचने में मदद नहीं कर सकता। मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। अब तुम अजय समाज के नेता हो, समझे? अपनी मर्जी से नए सदस्यों की भर्ती करो और चाहो तो नियम भी बदल दो। तुम जो भी करो, याद रखना कि मैं ऊपर स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही उसका क्लोन धीरे धीरे लुप्त होने लगा। गुरु, 17वीं तलवार चिल्लाया, अपने 18वें छोटे भाई की बात जरूर सुनना। उसकी किस्मत और भाग्य मेरे भाग्य से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर तुम उसका अनुसरण करोगे तो तुम्हें जरूर बहुत फायदा होगा। तुम जल्द ही शून्य विध्वंसक बन जाओगे और हम ऊपर स्वर्ग में फिर से मिल सकेंगे। गुरुजी, ध्रुव ने कहा, मेरे पिता कौन हैं? मैंने सुना है कि वे निष्कासित अमर थे और आप उनके बहुत करीब थे। क्या यह सच है? तुम्हारे पिता एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजसी व्यक्ति के अवतार थे। दुर्भाग्य से ये जानकारी एक दैवीय रहस्य से संबंधित है। अभी इन बातों को जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो विध्वंसक स्तर तक पहुंचो और अमर बनो। तभी तुम्हारी साधना का असली रास्ता शुरू होगा। महापुरुष, महान ऋषि, अर्धअमर, ये सभी नश्वर लोगों को दी जाने वाली उपाधियां हैं और ये कमजोरी का प्रतीक है। उनके संघर्ष चींटियों के बीच की लड़ाई जैसे हैं। जब तुम विध्वंसक बनोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी और तुम्हें एहसास होगा कि अभी तुम सच में कुएं के मेंढक हो। इस समय तक अजय डुगू का क्लोन लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका था। मेरे क्लोन की शक्ति
अब तुम्हारी हथेली पर स्थित अजेय हृदय में इकट्ठा होगी। उस शक्ति के साथ तुम ज्ञानोदय के और भी ऊंचे स्तरों तक पहुंच सकोगे। उम्मीद है कि तुम अर्ध अमर स्तर पर कई सफलताएं हासिल कर सकोगे। अगर तुम ब्रह्मांड के अर्ध अमर राक्षस शैतानों को बुला सकते हो तो तुम नश्वर दुनिया पर राज कर सकते हो। याद रखना, ब्रह्मांड के स्तर से नीचे की हर चीज छोटे पैमाने की है, लेकिन एक बार जब तुम ब्रह्मांड के घूमने को समझ जाओगे तो तुम सच में एक शक्तिशाली शक्ति बन सकते हो। उस समय क्लोन गायब हो गया। 17वीं तलवार को अपना धैर्य वापस पाने में काफी समय लगा। गुरु जी सचमुच स्वर्ग चले गए, वह धीरे से बोला। अब हम दोनों ही बचे हैं। आगे कठिन काम है और अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम अभी बहुत कमजोर हैं, चिंता मत करो। गुरु का स्वर्गारोहण होना कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम यह खबर फैलाएंगे। आओ अपनी साधना को आगे बढ़ाने और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए हर पल का फायदा उठाइए। गुरु सही थे। अगर मैं कुछ सफलताएं हासिल कर सकूं और आखिरकार ब्रह्मांड के अर्ध अमर राक्षस शैतानों को बुला सकूं तो नश्वर दुनिया में शायद ही कोई मुझसे लड़ पाएगा। मुझे काबू में रखने के लिए अमर प्राणियों की जरूरत होगी। ध्रुव ने अपनी हथेली पर रक्त रंग के हृदय को देखा और उसमें छुपी शक्ति को महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जो अजेय लग रही थी। हृदय धड़क रहा था, मानो वह सच में धड़कता हुआ हृदय हो, और उससे निकलने वाली रोशनी मानो अमर दांव के जादुई नियमों से भरी हुई हो। इसकी शक्ति को अपने अंदर लेने में यकीनन समय लगेगा। जहां तक इसके अंदर की दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला का सवाल है तो उसने उसे अपने अमर क्लोन को देने की योजना बनाई। चलो बड़े भाई, चलो ड्रैगन सम्राट ग्रह पर चलते हैं। मैं इसे एक ग्रह समूह में बदलना चाहता हूं। यह कहकर वे दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। ध्रुव पूरी तरह से छिपकर ड्रैगन सम्राट ग्रह पर लौट आया। बाहर सबने सोचा था कि वह अजेय डुगु के साथ एकांत में साधना कर रहा है ताकि कोई खास कला सीख सके, लेकिन असलियत यह थी कि अजेय डुगु जा चुका था। हालांकि उसकी उपस्थिति ही विरोधियों को दूर रखने के लिए काफी थी, पर जैसे ही यह खबर फैलेगी कि वह स्वर्ग चला गया है, अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए ध्रुव को हर पल का सदुपयोग करना था ताकि वह अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। उसे उम्मीद थी कि जब तक यह खबर बाहर आएगी तब तक वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि खुद को संभाल सके। शायद वह अजेय डुगु जितना शक्तिशाली न हो, पर कम से कम अपने बड़े भाई के बराबर तो हो ही सकता था। ड्रैगन सम्राट ग्रह ध्रुव का मुख्य अड्डा था। यह पहले से ही एक ग्रह मंडल जैसा दिखने लगा था, जहां एक मुख्य ग्रह के चारों ओर सैकड़ों हजारों छोटे उपग्रह घूम रहे थे। मुख्य ग्रह की तरह ये उपग्रह भी पन्ना जैसे हरे रंग के थे और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थे। हालांकि यह अभी भी पूरी तरह से ग्रहमंडल नहीं बन पाया था, क्योंकि ग्रहमंडल बहुत विशाल होते हैं और उन्हें ब्रह्मांड के घूमने के अनुसार चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उनमें अरबों खरबों ग्रह और तल होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग कक्षाएं और गति होती है। सौभाग्य से अब जब ध्रुव सम्मानित अर्ध अमर स्तर के राक्षसों को बुला सकता था तो उसके पास ग्रहमंडल बनाने के लिए जरूरी संसाधन थे। सबसे पहले उसे एक संरक्षक देवता नियुक्त करना था जो अनगिनत विरोधी विशेषज्ञों से उसकी रक्षा कर सके। ध्रुव, तुम वापस आ गए। जैसे ही ध्रुव अपने असली रूप में ड्रैगन सम्राट शहर में उतरा, हिमेश, वंशक, दक्ष और उनके शपथ ग्रहण वाले भाई बहनों का एक समूह उससे मिलने दौड़ा। समृद्ध रसीला महाद्वीप अब ड्रैगन सम्राट ग्रह बन चुका था और यहाँ के लोग ऊपर देखने पर अनगिनत खगोलीय पिंडों को चमकते हुए देख सकते थे। पूरे ग्रह में एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र था जो वहां रहने वाले जीवों को शक्ति और उनकी साधना में मदद कर रहा था। सौर्य कबीला के शिष्य खूब तरक्की कर रहे थे और कुछ बेहतरीन लोगों को तो ऊपरी उपग्रहों पर शासन करने के लिए भेजा गया था। ध्रुव का अमर क्लोन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और वह उस रहस्यमयी अमर दुनिया से पन्ना जैसी शक्ति का प्रवाह कर रहा था जिसे वह दैवीय निर्वाण सम्राट गहन आकाश परम स्वर्गीय भगवान दाओ से जोड़ सकता था। शुरुआती अभिवादन के बाद ध्रुव ने कहा, अब समय बर्बाद करने का नहीं है। सब लोग अपनी जगह पर आ जाओ। मैं धरती की गहराई में मौजूद अमर संरचनाओं का इस्तेमाल करके महान सम्राट समृद्ध रसीला के सार को अपने अंदर मिलाऊंगा और हमारी सुरक्षा को मजबूत करूंगा। मैंने जो सीखा है उसके अनुसार इन संरचनाओं में से एक में प्राचीन
स्वर्ग विरोधी रेखाएं हैं जो सीधे अमर दुनिया तक ले जा सकती हैं। अगर कहानियां सच होती और वह ड्रैगन सम्राट ग्रह को ऐसी दुनिया में भेज पाता तो उसकी सारी मेहनत सफल होती। हालांकि उसे लग रहा था कि महान सम्राट समृद्ध रसीला अतिशयोक्ति कर रहे थे, फिर भी उसे कोशिश तो करनी ही थी। फूश फूश फूश। सब लोग ड्रैगन सम्राट ग्रह की गहराई में उस भ्रूण जैसी ग्रहीय केंद्र की तरफ उड़े, जो ग्रह के केंद्र में अरबों किलोमीटर नीचे आदिम अराजकता की अनगिनत परतों से बना था। इसमें प्राचीन अमर संरचनाएं भी थीं। ध्रुव ने इस पर अपना काम कभी पूरा नहीं किया था और पहले ही मान चुका था कि इसकी सबसे चमत्कारी चीजों का फायदा उठाने के लिए उसे और ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी। एक तरह से इस जगह पर वापस आना यादों की गलियों में घूमने जैसा था। उसने उन खंडहर हो चुकी अमर संरचनाओं को देखा जिनसे वह पहली बार योर वाइल्ड्स के दिल का टुकड़ा हासिल करते समय गुजरा था। वह अपने छठे पौराणिक बदलाव में था जब उसकी युवराज के साथ बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब वह घटना उसे हवा में उड़ते धुएं की तरह बेजान लग रही थी। उसे सच में युवराज जैसे प्रतिद्वंद्वी की कमी खल रही थी, जो उस पर लगातार दबाव बनाए रखता और उसे जल्द से जल्द मजबूत बनने के लिए मजबूर करता। उस समय वह लगातार तरक्की करता रहा था, पर आजकल हालात अलग थे। हालांकि उसके कई विरोधी थे, लेकिन उनमें से कोई भी चिंता करने लायक नहीं था। हाँ, एक पीले कपड़ों वाला छोटे बालों वाला युवक था जिससे वह अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में मिला था। वह यकीनन एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति था और लगता था कि वह समय के पार यात्रा करके ध्रुव की दुनिया में पहुंचा था। उसके पास अमर कातिल राजा के 2 विरासत पदक भी थे। वह बहुत शक्तिशाली था और हवा की तरह आता जाता था। अचानक ध्रुव को एक बात समझ में आई। हो सकता है गोडवर्म के अंडों की अफवाह उसी पीले कपड़ों वाले युवक ने फैलाई हो। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक प्रतिद्वंद्वी, उसने सोचा, एक काबिल प्रतिद्वंद्वी। इससे चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। खैर, मैं उसे किसी न किसी तरह मार ही डालूंगा। आखिरकार आदिम अराजकता की प्राचीन ऊर्जा और नष्ट हो चुकी अमर संरचनाओं को देखते हुए हिमेश ने कहा, ध्रुव, जब तुम दूर थे मैंने एकांत में बहुत समय बिताया और इन संरचनाओं का अध्ययन किया। ये संरचनाएं सचमुच रहस्यमयी हैं। दुर्भाग्य से ये सब खंडहर में हैं। दरअसल पूरे योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल में ऐसे ही खंडहर मौजूद हैं। एक खास संरचना ने उनका ध्यान खींचा और वे उसकी जांच करने गए। ऐसा लग रहा था कि यह प्राचीन पत्थर की शिलाओं और कुलदेवता स्तंभों से बनी है, जिनसे एक पुरानी आभा निकल रही थी। इन पर किसी अज्ञात लिपि में प्राचीन कविताएं भी उकेरी गई थीं। ध्रुव पहले से कहीं ज्यादा समझदार था और उसने इस रहस्यमयी अमर संरचना के कुछ अद्भुत पहलुओं को तुरंत पहचान लिया। इसमें यिन और यांग, 5 चरण, ताइजी, 8 त्रिग्राम और प्राचीन दैवीय क्षमताएं शामिल थीं। ये कुलदेवता योर वाइल्ड्स के प्राचीन युग के थे और किसी स्वर्ग विरोधी सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा उकेरे गए थे। अगर वह इसे फिर से काम में ला पाता तो वह सबसे निचले ब्रह्मांड के स्तरों से सबसे ऊंचे स्तरों तक पहुंच सकता था। शक्ति। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अमर संरचना में शक्ति की एक धारा प्रवाहित की ताकि उसे ठीक किया जा सके। दुर्भाग्य से उसने उसमें कितनी भी शक्ति डाली, वह कुछ नहीं कर रही थी। वह अब भी एक टूटे हुए पत्थर के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। लगता है मुझे इसका सार वापस लाना होगा। अगर मैं इसे समय की शक्ति से भर दूं तो शायद यह अपनी पुरानी भव्यता वापस पालेगा। वह पालथी मारकर बैठ गया और हाथ हिलाया, जिससे समय की शक्ति निकली, जिसने उस संरचना को घेर लिया और उसकी धूल साफ करने लगी। आखिरकार वह चकाचौंध से चमकने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने समय की ओर शक्ति भेजी। बेशक वह अकेले पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसने नर्क के पोर्टल से शैतानों की भीड़ को बुलाया, जिनमें से सभी सम्मानित अर्धअमर थे। सबसे पहले 100 असुर प्रकट हुए, जिनकी उमड़ती हुई दैत्य ऊर्जा ने एक प्राचीन दैत्य नेत्र संरचना बनाई। वे घुटनों के बल गिर पड़े, मन ही मन प्रार्थना करने लगे और काल की शक्ति फूट पड़ी। अमर संरचना चरमराई और कराह उठी, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि असुर रुके नहीं। मुंह में खून भरकर उन्होंने उस चकाचौंध भरी काल शक्ति को और भी मजबूत कर दिया, यहां तक कि उनके शरीर मुरझाने लगे। उनकी उम्र कम होने लगी और वे बूढ़े और कमजोर हो गए।
फिर भी वे काल के जादुई नियमों का आह्वान करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करते रहे। आखिरकार, चूंकि ध्रुव ने उन्हें नर्क के द्वार से बुलाया था, तो उनके पास उसकी हर आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धमाका! अचानक एक असुर कांप उठा और फिर धूल में मिल गया। फिर एक और। बिना पलक झपकाए ध्रुव ने और भी शैतानों को बुलाया और समय की शक्ति पर उनके नियंत्रण का इस्तेमाल करके अमर संरचना को फिर से स्थापित किया। यह एक असाधारण तरीका था, ऐसा कुछ जो शायद ही कोई और कर सकता था। कुछ ही पलों में ध्रुव ने 100 पूजनीय अर्ध अमर शैतानों को नष्ट कर दिया, ऐसा कुछ जो टाइटन सम्राट एकेडमी में कोई भी कभी नहीं कर सकता था। आखिर में 7वें स्तर के अर्ध अमर लोग सबसे जरूरी आदर्श बुजुर्ग थे, और कोई भी ऐसा कुछ करने के लिए शायद ही उनका बलिदान करेगा। नर्कलोक, कवचधारी अजगर शैतान, नागों के नर्क से आए विशाल सांप। उसने एक के बाद एक राक्षस को बुलाया और उनकी शक्ति तब तक खत्म करता रहा जब तक वे नष्ट नहीं हो गए। दिन बीतते गए, इस हद तक कि यह पता लगाना नामुमकिन हो गया कि कितने शैतानों की बलि दी गई। इस बिंदु तक भ्रूण जैसी ग्रहीय कोर समय की शक्ति से भर गई थी। जहां तक 17वीं तलवार का सवाल है, तो वह हैरान होकर देखता रहा। उनके चारों ओर व्याप्त ऊर्जा का सागर अविश्वसनीय था, और ऐसा समुद्र शायद ही किसी और जगह मौजूद हो सकता था। बजज्ज बिना किसी चेतावनी के अमर संरचना में हलचल मच गई और टोटेम स्तंभ तेज रोशनी से जगमगाने लगे। उसमें से अमर शक्ति फूट पड़ी, जो तुरंत एक विशाल दिव्य जाल में बदल गई, जिसने ड्रैगन सम्राट ग्रह के बाहर के शून्य को भर दिया। इस पल ध्रुव को एहसास हुआ कि वह अमर रचना बहुत दूर, बहुत ऊपर एक विशाल स्वर्गीय राज्य से जुड़ी हुई थी। यह एक अमर दुनिया थी जो महानता के नर्क के बिल्कुल बराबर लग रही थी। क्या वह? 17वीं तलवार ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हाँ, वह तुसीता स्वर्ग है। यह 33 तरह के अमर लोकों में से एक सबसे ऊंचा है। कहानियों के अनुसार अरबों खरबों अमर लोकों में तुसीता स्वर्ग सबसे ऊंची जगहों में से एक है। यह महानता के नर्क के जैसा है। इसमें ऐसी शक्ति है जिसकी तुलना टाइटन सम्राट स्वर्ग और मेगाप्लेक्सस स्वर्ग भी नहीं कर सकते। वहां की ब्रह्मांड की शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। क्या ऐसा है? तुसीता स्वर्ग? ध्रुव ने एक पल के लिए उस अमर संरचना को देखा, फिर उसमें अपनी दैवीय इच्छा शक्ति भेजी। तुरंत उसे अदम्य भव्यता का एहसास हुआ, जिसने उसे उस संरचना तक पहुंचने के लिए एक भगवान के हाथ का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। वहां उसे शक्ति की एक बैंगनी धारा मिली, जिसे उसने पकड़ लिया। पलक झपकते ही वह एक बैंगनी रत्न में बदल गई, जो कोई और नहीं बल्कि एक अमर पत्थर था। शक्ति का यह स्तर अविश्वसनीय है, उसने सोचा। शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा रिसकर तुरंत अमर रत्न में बदल गया। इसका क्या मतलब था? नश्वर संसार में अमर रत्न बहुत ही दुर्लभ थे। यहां तक कि कोई भी अर्ध अमर प्राणी जिसने इन्हें इकट्ठा किया हो, उन्हें बहुत कीमती समझता था और उनकी शक्ति को नियंत्रित रखता था। कुछ जगहों पर स्वर्गीय लोगों ने जानबूझकर अमर पत्थरों वाली अयस्क की नसें छोड़ी थीं। हालांकि ऐसे अयस्कों की रक्षा आमतौर पर शक्तिशाली संप्रदायों या यहां तक कि एकेडमी द्वारा की जाती थी, जिससे बाहरी लोगों के लिए उनके करीब पहुंचना नामुमकिन हो जाता था। ड्रैगन सम्राट महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि लटकते पर्वत तक भी अमर पत्थरों तक पहुंच नहीं थी। अर्ध अमर विशेषज्ञ ऐसे संसाधनों के लिए लड़ने को दौड़ पड़ते, लेकिन यहां यह अमर संरचना अभी अभी तुसीता स्वर्ग से जुड़ी थी और तुरंत एक अमर पत्थर बना दिया। अगर यह बात फैल गई तो यह एक महाविनाश का कारण बन सकती थी। और हां, इस अमर संरचना के और भी रहस्य थे। जैसे ही ध्रुव ने उसमें झांका तो उसे एक छेद दिखाई दिया, जो सीधे तुसीता स्वर्ग से जुड़ा हुआ था। क्या मैं इससे गुजर सकता हूं? उसने सोचा। अपना हाथ हिलाते हुए उसने एक नवजात दिव्यता मुद्रण चिन्ह को बुलाया, जो एक सजीव क्लोन में बदल गया और फिर वर्महोल में कूद गया। तुरंत बाहर निकालने की एक शक्तिशाली शक्ति क्लोन पर लग गई और बैंगनी अमर ऊर्जा का एक तूफान उस पर टूट पड़ा, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या हो रहा है? ध्रुव ने कहा। जाहिर है तुसीता स्वर्ग तक पहुंचने की अफवाहें सिर्फ एक कहानी थीं। चलो, क्या तुमने सच में सोचा था कि यह इतना आसान होगा?
17वीं तलवार ने कहा, छोटे भाई, तुसीता स्वर्ग एक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर का अमर लोक है जो देवताओं के राज्य के करीब है। अगर तुम किसी मंत्र रचना में कूदकर सीधे वहां पहुंच सको तो यह बहुत आसान होगा। जहां तक मैं समझ सकता हूं, यह अमर रचना तुसीता स्वर्ग की शक्ति का इस्तेमाल करके साधना की एक पवित्र भूमि बनाने के लिए बनाई गई है। यह असल में हमारे ड्रैगन सम्राट ग्रह के लिए एक शक्ति स्रोत है, अमर पत्थरों का एक भंडार जो अनगिनत सालों तक भूमि की शक्ति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन यह कोई दो तरफा सुरंग नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि इस संरचना में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। मुझे लगता है कि जब मैं थोड़ा और मजबूत हो जाऊंगा तब मुझे समझ आएगा। मंत्र संरचना के ज्ञानोदय की बात को एक तरफ रखते हुए उसने अपनी नवजात दिव्यता की शक्ति का सहारा लिया और अपने अमर क्लोन पर ध्यान केंद्रित किया जो पास ही बैठा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया जिससे अजेय हृदय उड़कर क्लोन पर आ गिरा। कुछ ही देर बाद क्लोन में एक प्रबल युद्ध भावना के साथ साथ एक दैवीय प्रकाश भी चमकने लगा जो इस्पात और रक्त दोनों जैसा लग रहा था। क्लोन ने पहले ही निर्वाण सम्राट गहन आकाश परम स्वर्गीय भगवान दाव के साथ कुछ प्रगति कर ली थी और अब वह अद्भुत प्रोटो एपोक अजेय युद्ध क्षेत्र की साधना कर सकेगा। बाद वाले से मिली अतिरिक्त एम्पायरियन ऊर्जा के साथ उसकी दो दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं अविश्वसनीय रूप से हैरान करने वाली होंगी। बेशक उसे अजेय डुगु के अजेय हृदय से लाभ मिल रहा था जो उसकी ऊर्जा कलाओं का सर्वोत्कृष्ट सार था और इससे उसकी प्रगति कहीं ज्यादा तेज और कुशल हो जाती थी। इस ऊर्जा कला में इस्पात और रक्त का संयोजन किसी को युद्ध में कहीं ज्यादा सक्षम बनाता था। जल्द ही पूरे ग्रह में स्टील की नसों की सनसनी फैल गई जिससे उस पर मौजूद हर व्यक्ति जोश से भर गया। आगे आओ तुसीता बैंगनी ऊर्जा, ध्रुव ने कहा। बैंगनी ऊर्जा से यह संरचना फूट पड़ी जिससे एक विशाल नदी बनी जो ड्रैगन सम्राट ग्रह की गहराइयों में बहकर अमर अयस्क की नसों में बदल गई। साथ ही उसने और भी शैतानों को बुलाया जो आकाश में ऊपर उठे और उनके छोटे छोटे लोग शैतानी ग्रहों में बदल गए। आखिरकार एक पहले स्तर के अर्ध अमर का छोटा लोग भी एक असली ग्रह में बदल सकता है। यही कारण था कि एक महाद्वीप का ग्रह में बदलना 9वें स्तर के महाऋषि को अर्ध अमर स्तर पर पहुंचा सकता था। इतिहास में कई अर्ध अमर नष्ट हो गए और आखिरकार उनकी सारभूत ऊर्जा एक ग्रह में बदल गई। ध्रुव 7वें स्तर के अर्ध अमर राक्षस शैतानों को शैतान ग्रह बनने के लिए बुला रहा था जिन्हें उसने नवगठित ड्रैगन सम्राट ग्रह प्रणाली में खास परिक्रमा पथ दिए। जैसे जैसे वे शैतानी ऊर्जा से स्पंदित होते गए वे एक विशाल घातक मंत्र संरचना में बदल गए। आखिरकार शैतान ग्रह भी ब्रह्मांड के घूमने के अनुरूप हो गए और धीरे धीरे अमर शैतानी आत्माओं का निर्माण करने लगे जो नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का एक काम था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ध्रुव को ड्रैगन सम्राट ग्रह प्रणाली की शक्ति में बढ़ोतरी का एहसास हो रहा था और साथ ही उसे ब्रह्मांड के घूमने का भी एहसास हो रहा था। हालांकि वह सिर्फ पहले स्तर का अर्धअमर था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे पहले से ही महान गहन शक्तिशाली अत्याचारी प्रधान और पूजनीय अर्ध अमर का कुछ ज्ञान मिल गया था। अगर वह पर्याप्त शक्ति हासिल कर लेता तो वह इन सभी स्तरों पर तेजी से आगे बढ़ सकता था। हालांकि ब्रह्मांड के अर्ध अमर स्तर को समझना कठिन था। अब जैसे जैसे उसने दुष्ट शैतानों को बुलाया और उन्हें शैतानी ग्रहों में बदला, वे अमर शैतानी आत्माओं के निर्माण की ओर बढ़ने लगे। इससे उसे ब्रह्मांड के घूमने का ज्ञान प्राप्त करने और अपनी मानसिक क्षमताओं को और बढ़ाने का मौका मिला। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह छोटे अर्ध अमर स्तर के शिखर को पार कर महाअर्ध अमर बनने की ओर बढ़ रहा था। ध्रुव और ड्रैगन सम्राट ग्रह मंडल के बाकी सभी लोग अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिन गुजारते गए। वह जगह पहले से दर्जनों गुना बड़ी दिखाई देने लगी थी, जहां अनगिनत नए उपग्रह ग्रह हर जगह उभर रहे थे। उनकी संख्या लाखों में थी और वे सभी शक्ति से भरे हुए थे जो आपस में जुड़ते ही और भी बढ़ रही थी। दूर किसी प्राचीन खंडहर की गहराई से दो लोग अभी अभी निकले थे। उनमें से एक पीले वस्त्र पहने छोटे बालों वाला युवक था और दूसरा कुलपति अर्ध अमर था। दोनों पहले से कई दर्जन गुना ज्यादा शक्तिशाली थे।
जाहिर है हाल ही में मिले सौभाग्य का नतीजा। जोर से हंसते हुए कुलपति अर्ध अमर ने कहा, किसने सोचा था कि मैं यहीं इन खंडहरों में एक प्राचीन अमर की विरासत हासिल करूंगा। मैंने तो असली सज्जन जुड़वां ध्रुवता का कोट हासिल कर लिया है, जिससे मेरी कुल शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और आपने राजा अमर कातिल की विरासत का एक और पदक हासिल कर लिया है। अब हम ध्रुव से निपटने के अपने साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए और भी बेहतर ढंग से तैयार हैं। इससे पहले कि उसका ध्यान दूर ड्रैगन सम्राट ग्रह प्रणाली की ओर जाता, उसके पास खुश होने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ध्रुव ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। वह बुदबुदाया। यह तो बिल्कुल असामान्य है, पीले कपड़े पहने युवक ने कहा। ध्रुव बहुत तेजी से शक्तिशाली हो रहा है। हाल ही में हुई प्रगति के बावजूद ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल को देखकर युवक के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। वह जो कर रहा है वह बहुत कम देखने को मिलता है। वह साफ तौर पर एक अर्धअमर है, जिसकी क्षमताएं एक ब्रह्मांड के अर्धअमर के बराबर हैं। सच में वह एक पैरागॉन अर्धअमर जितना भी शक्तिशाली हो सकता है। कुलपति अर्धअमर, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। पता लगाएं कि क्या हो रहा है। खंडहर में घुसने से पहले मैंने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उसके पास उन आदिम गॉडवर्म के अंडों के बारे में अफवाहें न फैलें। अभी तक कोई उसे परेशान करने क्यों नहीं आया? जल्दी करो और एकेडमी में अपने लोगों से संपर्क करो। ठीक है। ड्रैगन सम्राट ग्रह प्रणाली पर खुली नफरत से घूरते हुए कुलपति अर्धअमर ने एक कमांड पदक निकाला। कुछ ही देर में उन्हें एक जवाब मिला जिसमें ताजा खबर थी। अविश्वसनीय। जैसे ही ध्रुव बाहर निकला, उसने सिर कलम और फांसी देने वाले दल के एक प्रमुख आदर्श बुजुर्ग को मार डाला। उसने एक बुजुर्ग राजा को भी मार डाला और फिर उसने 4 उपकुलपतियों से लड़ाई की। आखिर में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि अजय डुगु प्रकट हुआ। आखिरी नतीजा, खैर, शब्दों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एक आदमी ने अपनी जल प्रकार की ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल करके पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। खुद देख लीजिए। एक तस्वीर सामने आई जिसमें ध्रुव के साथ हुई हाल की सारी घटनाएं दिखाई दे रही थीं। युद्ध के मैदान में उसका दबंग स्वभाव और उसकी अजेयता पूरी तरह से उजागर हो रही थी। आखिरकार उस तस्वीर में अजेय समाज के ऊपर कीलों पर लगे बुजुर्गों के सिर खून से लथपथ दिखाई दिए। पीले वस्त्रधारी युवक और कुलपति अर्धअमर दोनों ही एक लंबे समय के लिए गहरी चुप्पी में डूब गए। वह एक शैतान है, कुलपति अर्धअमर ने कहा। इंसान ऐसा नहीं कर सकते। खैर, यह जीत जैसी लग सकती है, लेकिन उसने सच में खुद को एक बुरी स्थिति में डाल दिया है। अब उसके पहले से ज्यादा दुश्मन हैं और एकेडमी के पुराने लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अजय डुगु के स्वर्ग जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब वह चला जाएगा तो ध्रुव मर जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना भी दबंग है। उसके पास बहुत सारे खजाने हैं और यहां तक कि प्राचीन भगवान के कौशल भी हैं। उसे खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होंगे। दरअसल ऊपर की अमर दुनिया भी उसे मारने के लिए एक अमर को भेज सकती है। मैंने इन सब पर विचार किया है, पीले कपड़े पहने युवक ने कहा। एक बार जब अजय डुगु स्वर्ग चला जाएगा तो ध्रुव को मारना मुमकिन होगा। हमें बस सही मौका ढूंढना है। इस तीसरे विरासत पदक को हासिल करने के बाद मुझे युवराज की इच्छा का ज्ञान मिल गया है। हालांकि मेरे पास इसे पूरी तरह से अपने अंदर लेने का समय नहीं मिला है। युवराज एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो ब्रह्मांड में कहीं एक उच्च स्तरीय विमान से एक सर्वशक्तिमान इकाई का पुनर्जन्म था। आमतौर पर नश्वर दुनिया में कोई भी उसे मार नहीं सकता था। हालांकि ध्रुव के पास गॉड लीजन सील का एक टुकड़ा है जो कुछ भी नष्ट कर सकता है और कुछ भी बना सकता है। राजा अमर कातिल भी ऐसी किसी चीज से नहीं लड़ सकता था और इसलिए युवराज मर गया। हालांकि एक कण खजूरा भी कुचले जाने के बाद हिलना बंद नहीं करता है और पदक में छोड़ी गई उसकी सील अभी भी संघर्ष कर रही है। हालांकि मुझे पर्याप्त समय मिलने पर मैं इसे शुद्ध करूंगा और अपने अंदर मिला लूंगा। आप अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में अब आसानी से आ जा सकते हैं, है ना? कुलपति अर्धअमर ने कहा। अब आपको वहां के खजानों के साथ साथ उसकी मुख्य शक्ति तक भी पहुंच मिल गई है। इन सब के साथ आपको अमर को मारने में सक्षम होना चाहिए। मुझे भी अपना हिस्सा मिलेगा, है ना? बेशक, अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में बहुत सारे खजाने हैं। हालांकि
ये सच है कि मैं अपनी मर्जी से आ जा सकता हूं, लेकिन इसमें अभी भी अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति लगती है, इतनी कि इससे मेरी साधना पीछे जा सकती है। मुझे ऐसा करने की कोशिश करने से पहले अपनी साधना पर कुछ समय काम करना होगा। दरअसल शायद हम अंदर जाने के लिए ध्रुव के साथ भी काम कर सकते हैं। क्या? कुलपति अर्धअमर ने कहा, साफ तौर पर हैरान होते हुए। आप उसके साथ काम करना चाहते हैं? क्या यह बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा नहीं है? इस मामले में नहीं, युवक ने जवाब दिया। उसके बड़े भाई और बहन अजेय समाज से अभी भी वहां फंसे हुए हैं। जब तक वह 10,000 साल तक इंतजार नहीं करना चाहता, उसे अंदर वापस जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो हम स्थिति का फायदा उठाएंगे। एक बार जब हम अंदर आ जाएंगे तो मैं अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट की शक्ति को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूं, उसे मार सकता और गॉड लीजन सील ले सकता हूं। जब ध्रुव ड्रैगन सम्राट ग्रह को ड्रैगन सम्राट ग्रह प्रणाली में बदलने में व्यस्त था, उसी समय टाइटन सम्राट एकेडमी की गहराई में एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही थी। यह शक्ति के प्राचीन पत्थरों से बने एक पुराने तल पर स्थित था। समझदार लोग बता सकते थे कि जिस शक्ति ने इस तल को बनाया था, वही शक्ति ब्रह्मांड की रचना की वजह थी। ये टाइटन सम्राट एकेडमी का सबसे ऊंचे स्तर का तल था, जिसे दीक्षा तल कहा जाता था। इसे एकेडमी के प्राचीन सदस्यों के लिए साधना करने, स्वर्ग और पृथ्वी से बात करने और शक्ति इकट्ठा करने के लिए एक जगह के तौर पर बनाया गया था। दीक्षा लोक और ऊपर की अमर दुनिया के बीच बस एक पतली सी दीवार थी। बेशक भले ही वह दीवार पतली थी, लेकिन इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि दोनों जगहों के बीच का अंतर स्वर्ग और धरती के बीच के अंतर जैसा था। दीक्षा तल के बीच में दर्जनों सिंहासन थे, जिन पर एकेडमी के सबसे वरिष्ठ सदस्य, यानी असल में इसे बनाने वाले लोग, बैठे थे। तकनीकी रूप से एकेडमी में उनका कोई आधिकारिक पद नहीं था। वे रेक्टर या उपरेक्टर भी नहीं थे। सामूहिक रूप से उन्हें दीक्षा देने वाले कहा जाता था, और भले ही उनके पास कोई आधिकारिक पद न था, फिर भी वे एकेडमी के सबसे शक्तिशाली लोग थे और उसके असली नेता थे। दर्जनों दीक्षा देने वाले थे, फिर भी बहुत कम लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में पता था। उदाहरण के लिए, यहां तक कि दुनिया के शाही योद्धाओं ने भी उनका नाम नहीं सुना था। दीक्षा देने वालों के बीच एक व्यक्ति अधिकारपूर्ण पद पर बैठा था, जिसने मुकुट और लंबा चोगा पहना हुआ था। साथ ही एक ऐसा मुखौटा भी पहना हुआ था जिस पर कोई भी आकृति नहीं थी। वह व्यक्ति सबसे बड़ा मठाधीश था और दीक्षा देने वालों के साथ हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहा था। देवियों और सज्जनों, इस योद्धा ध्रुव के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने पूछा। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और उसमें बहुत ज्यादा क्षमता है। एक छोटे से अर्ध अमर के रूप में वह लड़ाई में 9वें स्तर के पैरागॉन अर्ध अमर पर भारी पड़ने में सक्षम था। टाइटन सम्राट स्वर्ग में भी ऐसी प्रतिभा नहीं है। वह एक चमत्कार है, ये तो पक्का है, एक सूत्रधार ने कहा। उसके पास एक उच्च स्तरीय दैवीय ऊर्जा कला का ऑरा है। दरअसल मुझे शक है कि उसे किसी प्राचीन देवता की व्यक्तिगत विरासत मिली होगी। उसके गाए उस गीत और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए आदिम दैवीय कौशलों के आधार पर मैं कहूंगा कि उसके पास एक ऐसी ऊर्जा कला है जिसकी जैसी टाइटन सम्राट के स्वर्ग में भी नहीं है। दैवीय ऊर्जा कलाएं निम्न, सामान्य, महान, पूर्ण, उत्तम, सर्वोच्च और प्रभावशाली में बंटी हैं। टाइटन सम्राट के स्वर्ग में भी उनके पास सामान्य दैवीय कलाओं से बढ़कर कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम ध्रुव के पास एक पूर्ण दैवीय ऊर्जा कला है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जो भी शक्ति उसका समर्थन करती है, वह उसके खिलाफ साजिश रचने की हमारी क्षमता से परे है। बिल्कुल, हम देवताओं की सेना की शक्ति की बात कर रहे हैं, जो अमर प्राणियों से भी बढ़कर है। हमें अपनी नाक वहां नहीं डालनी चाहिए जहां उसकी जगह नहीं है। खैर, मेरा भाग्य न तो स्वर्ग की इच्छा के अनुरूप है, न ही देवताओं की। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता हो कि हम ध्रुव को अपने काबू में नहीं कर सकते। अगर हम एक पूर्ण दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला की मानसिक धर्म और साधना तकनीक हासिल कर सकें। खैर, अगर हम इस तरह से तैयार होते तो जब तक हम टाइटन सम्राट स्वर्ग में पहुंचते, तब तक हमारे लिए शक्तिशाली पद बस हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते। आप सही कह रहे हैं। हमारे पास कोई दैवीय ऊर्जा कला न होने के कारण ही अजय डुगु हमेशा से इतना अजय रहा है।
अपने अद्भुत आदि युग अजय युद्ध स्थल के साथ वह असल में एक अकेले आदमी की सेना है। लेकिन अगर हमें कोई दैवीय ऊर्जा कला या उसका एक हिस्सा भी मिल जाए तो ऊपर की अमर दुनिया हमें बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगी। इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि हम ध्रुव को उस ऊर्जा कला को सौंपने के लिए कैसे मना सकते हैं? अजय डुगू उसकी रक्षा कर रहा है। इसके अलावा वह साफ तौर पर एक पूरा शैतान है। आप कहावत जानते हैं, एक टूटे हुए जेड का टुकड़ा एक साबुत मिट्टी की टाइल से बेहतर है। अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो जब तक हम सब अमर दुनिया में पहुंचेंगे तब तक हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह दोधारी तलवार है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वह हमारे दुश्मनों को मार सकता है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो हम ही उसके शिकार बन जाएंगे। सिर कलम और फांसी का दल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखो उन्होंने कितनी बदनामी झेली है। वह निश्चित रूप से एक दो धारी तलवार है और किसी भी तरह से उसे चलाना आसान नहीं होगा। जरा सी भी चूक और हमें गंभीर चोट लग जाएगी। मैं कहूंगा कि जब तक अजय डुगू का स्वर्गारोहण नहीं हो जाता तब तक ध्रुव से हमें वह दैवीय ऊर्जा कला प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। इस बिंदु पर सबसे बड़े मठाधीश ने कहा, हाँ, लेकिन अजय डुगू जल्द ही स्वर्ग जाएंगे। असल में हो सकता है कि वे पहले ही स्वर्ग जा चुके हों। जब वे ध्रुव की मदद के लिए आगे आए तो उन्होंने विध्वंसक की शक्ति छोड़ी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे पहले से ही विध्वंसक स्तर पर हैं? इससे वे हम सभी से मिलकर भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तर्क के हिसाब से वे यहां ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। हालांकि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनमें कोई ऐसी क्षमता हो जिससे वे अमर दुनिया की नजरों से बचकर ध्रुव को तैयार करने के लिए यहीं रुक सकें। अगर हमें ध्रुव की दैवीय ऊर्जा कला चाहिए तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अजय डुगू कहाँ हैं। अगर वे अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाए हैं और हम ध्रुव को धकेलने की कोशिश करते हैं तो हम एक बड़ा दुश्मन पैदा कर सकते हैं। हम दूसरे एकेडमियों का भी शिकार हो सकते हैं। एक पल बीता, फिर एक और फैल करता बोला, मैं सहमत हूं, यह मामला बहुत जरूरी है और हम ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। अगर हम ऐसा करेंगे और खुद को उसका दुश्मन बना लेंगे तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिससे हम कभी उबर नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि हम उसके अच्छे पक्ष में रहें। इसके अलावा वह हमारे पूरे एकेडमी में नई जान फूंक सकता है। वह ऊपर की अमर दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हाँ, वह बहुत कीमती है। दुर्भाग्य से उसे काबू में करना मुश्किल होगा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। असल में मैं कहूंगा कि उसके अच्छे पक्ष में आना काम नहीं आएगा। यह देखते हुए कि उसे बलपूर्वक जीतना कितना कष्टदायक होगा, क्या यह सही नहीं होगा कि सबसे बड़ा रेक्टर इस मामले पर अजय डुगू से बात करें? यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। दुर्भाग्य से मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ एकांत में है, नहीं तो मैं उससे पहले ही संपर्क कर चुका होता। शायद बेहतर यही होगा कि अमरलोक तक पहुंचकर देखा जाए कि वह स्वर्गारोहित हुआ है या नहीं। क्या हम सच में ऊपर वाले को इसकी सूचना देना चाहते हैं? अगर हम उन्हें बता दें कि ध्रुव जैसा कोई टाइटन सम्राट एकेडमी में प्रकट हुआ है तो वे जरूर कार्रवाई करेंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे इस बारे में कुछ करने के लिए किसी अमर को निष्कासित कर दें। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अमर दुनिया को यह बात पता नहीं चलने दे सकते। आखिरकार हम भी सौभाग्य के अपने हिस्से के हकदार हैं। बिल्कुल सही। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि सिर कलम और फांसी देने वाले दल के लोग इस मामले की रिपोर्ट कर देंगे। तो फिर उन्हें रोको। आखिर वो खुद को क्या समझते हैं जो हमें नजरअंदाज करके ऊपर वाले को खबर देने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात को राज रखना होगा, नहीं तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। मुझे लगता है कि हमारा फैसला हो गया है। अभी के लिए ध्रुव को कुछ मत करो। हम इंतजार करेंगे कि क्या हमें अजय डुगू से कोई जवाब मिलता है। इस बीच उस पर कड़ी नजर रखो। साथ ही हमें किसी को ड्रैगन सम्राट ग्रह मंडल में उससे बात करने के लिए भेजना चाहिए और लटकते पर्वत पर उसकी मां के प्रति समर्थन दिखाने के लिए कुछ उपहार भी चढ़ाने चाहिए। जल्द ही ध्रुव अमर सेना के युद्ध क्षेत्र में जाएगा, जो हमारे लिए उसे करीब से देखने और एकेडमी के प्रति उसकी सेवा का लाभ उठाने का एक मौका होगा। इस बिंदु पर सबसे बड़े रेक्टर ने अंतिम फैसला लिया। बहुत अच्छा, हम पहले उसके अच्छे पक्ष में आने की कोशिश करेंगे और बाद में जरूरत पड़ने पर ही कोई कदम उठाएंगे। तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह साधना के आधार पर कोई भी सफलता हासिल न कर पाए।
अगर वह अजेय डुगु के सुझाव के हिसाब से करता है और ब्रह्मांड के अर्ध अमर दुष्ट शैतानों को बुलाने की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे काबू में रखना नामुमकिन होगा। उस समय हमारा एकमात्र रास्ता यही होगा कि कोई अमर प्राणी नश्वर लोक में आकर सब कुछ संभाले। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले पर आगे चर्चा की। ध्रुव अभी भी ड्रैगन सम्राट ग्रह प्रणाली में अपना काम कर रहा था। जमीनें बड़ी होती गईं और ज्यादा शैतानी ग्रह बनने लगे। इस समय तक उसके पास 10 लाख से ज्यादा अलग अलग आकार के उपग्रह थे जो एक विशाल अजेय शैतान संरचना में व्यवस्थित थे। इस संरचना के बीच में एक शैतान भ्रूण था, एक बढ़ता हुआ अजेय शैतान आत्मा। ध्रुव नर्क की आग की भट्टी की आग का इस्तेमाल करके उसे धीरे धीरे परिष्कृत कर रहा था, उसे एक अजेय भगवान आत्मा में बदल रहा था। आखिरकार ये इतना मजबूत हो जाएगा कि एक पैरागॉन अर्धहमर भी जबरदस्ती ग्रह प्रणाली में घुस नहीं पाएगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि यह शून्य टेलीपोर्टेशन नाम की सुविधा के साथ आया था। अगर ग्रह प्रणाली पर कोई बड़ा हमला होता तो इसका इस्तेमाल तेजी से सीमावर्ती क्षेत्रों को सिकोड़ने और पूरी जगह को महानता के नर्क में ले जाने के लिए किया जा सकता था। अभी उसकी साधना ऐसी चाल को बनाए नहीं रख सकती थी, लेकिन जैसे जैसे वह शक्ति का संचय करता यह आखिरकार मुमकिन हो जाता। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि टेलीपोर्टेशन मुमकिन होने से पहले अजेय शैतान आत्मा को कई साल तक परिष्कृत करना पड़ेगा। उस समय तक उसे पूरा यकीन था कि उसकी साधना महाअर्ध अमर स्तर पर होगी। इस बीच माँ गोडवर्म तुसीता स्वर्ग से बैंगनी ऊर्जा को लालच से खा रही थी, जिससे वह बढ़ती गई और साथ ही एक भगवान के खून का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करती रही। वह गोडवर्म पहले से ही 7वें चरण के चरम पर थी। अगर माँ गोडवर्म ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और एक ब्रह्मांड का अर्धअमर बन गई तो वह ज्यादा आनुवंशिक यादें अनलॉक कर देगी। वह ध्रुव की साधना में भी मदद करेगा, जिससे तीसरे और चौथे स्तर की संभावना भी बढ़ जाएगी। पिता, भाइयों और बहनों, आओ गरज। अपने परिवार और दोस्तों को बुलाते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और उन सभी को बड़े बड़े अंडे भेजे। वे आदिम गोडवर्म के अंडे थे, ऐसी चीजें जो अमर दुनिया में भी कीमती और अनमोल मानी जाती थीं। उन अंडों के साथ उसके दोस्त और परिवार अंतरिक्ष के दैवीय नियमों पर अधिकार हासिल कर पाएंगे, जो उनकी ऊर्जा कलाओं को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। अपने दोस्तों और परिवार को मजबूत बनाना बस भविष्य में निवेश करना था। ध्रुव ने अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट से 138 गॉडवर्म अंडे लिए थे और अब वह अपने दोस्तों और परिवार को अपनी ऊर्जा कलाओं में मदद करने के लिए उनमें से दर्जनों अंडे दे रहा था। गॉडवर्म के साथ मिलकर अंतरिक्ष के दैवीय नियमों को समझने में बहुत मदद मिली। जब ऐसे नियम कुछ ऊर्जा कलाओं को मजबूत करते थे तो वे उन्हें कम से कम 10 गुना और कभी कभी 100 गुना तक भी मजबूत कर सकते थे। और जैसे जैसे गॉडवर्म बढ़ते वे महत्वपूर्ण आनुवंशिक यादें प्रदान करते। आमतौर पर कहा जाए तो महान आर्षि मुनि और यहाँ तक कि अर्ध अमर लोग भी अंतरिक्ष के जादुई नियमों के ज्ञान की खोज में रहते थे, लेकिन गॉडवर्म के जीन में दैवीय नियमों के बारे में जानकारी थी। जादुई नियम और दैवीय नियम मौलिक रूप से अलग थे। दैवीय नियम देवताओं की सेना द्वारा बनाए गए थे, जबकि जादुई नियम केवल नियम थे जो ब्रह्मांड के संचालन को नियंत्रित करते थे। चूंकि देवताओं की सेना एक के बाद एक ब्रह्मांड की रचना कर सकती थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनके नियम जादुई नियमों से बेहतर थे। इस स्थिति के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक यह था कि गॉडवर्म अर्ध अमर स्तर पर ही फूटेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर उसके दोस्त और परिवार के लोग अंडों को फूटने तक पालते तो उन्हें मूल रूप से एक अर्ध अमर क्लोन मिलता। यह कोई छोटी बात नहीं थी और इससे यह सुनिश्चित होता कि अर्ध अमर स्तर तक उनका उठना ज्यादा आसानी से हो। इस बिंदु तक ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल लटकते पर्वत से पूरी तरह आगे निकल चुका था और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल की सबसे शक्तिशाली ताकत थी। सच में चारों वाइल्ड्स को ध्यान में रखते हुए भी टाइटन सम्राट एकेडमी के अलावा इसकी बराबरी करने वाला कुछ भी नहीं था। लटकते पर्वत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ध्रुव की मां थी, जो 6ठे स्तर की प्रधान अर्ध अमर थी। ऑंग्स्ट पैट्रियार्क केवल एक अत्याचारी अर्ध अमर था और हालांकि कोई नहीं जानता था कि चीफ स्नेक कितना शक्तिशाली था, वह निश्चित रूप से एक पूजनीय अर्ध अमर नहीं था। अभी ध्रुव आसानी से 7वें स्तर के पूजनीय अर्ध अमर राक्षस शैतानों को बुला सकता है। इस तरह अगर वह
अपनी माँ के साथ सेना में शामिल हो जाता है तो वे पूरे लटकते पर्वत पर हावी हो सकते हैं। मुझे माँ से मिलने और उन्हें एक गॉडवर्म का अंडा देने के लिए समय निकालना होगा। सही समय आने पर मैं मैम्थफॉक का सफाया कर सकता हूँ और उनके खून का इस्तेमाल नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। मैं टाइटन सम्राट एकेडमी के बड़े राजाओं को नष्ट कर सकता हूँ, तो लटकते पर्वत का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं। दरअसल मैं इसे ड्रैगन सम्राट ग्रह मंडल में समाहित कर लूंगा। आखिरकार मैं सभी योर वाइल्ड्स को सौर्य कबीला के झंडे तले एकजुट करूंगा। ध्रुव पहले से ही एक मास्टर प्लान बना रहा था। बम 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 बम। हिमेश, वंशक, दक्ष और अन्य लोगों के मुंह से गड़गड़ाहट की आवाजें फूट पड़ीं जब ध्रुव ने उन्हें गॉडवर्म के अंडों के साथ जुड़ने और अपनी एनिमे डेस्टिनी असली लॉ का इस्तेमाल करके अपने अंदर की शक्ति को जगाने में मदद की। उनकी साधना का आधार बढ़ा और आनुवंशिक यादें उनके मन में उमड़ पड़ीं, जिससे उनके लिए तुरंत स्पेस टाइम वर्म होल बनाना मुमकिन हो गया। ध्रुव अपनी प्रगति से खुश था और आखिरकार उसे लगा कि अब वह ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल के बारे में निश्चिंत हो सकता है। अब उसके पास महाअर्ध अमर राक्षस शैतानों से बने दसियों हजार उपग्रह ग्रह थे और कुल मिलाकर उस ग्रहमंडल में एक अमर शैतानी आत्मा थी जो पहले से ही एक अमर भगवान आत्मा में बदल रही थी। कोई भी साधारण शक्ति इस ग्रहमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती थी, यहां तक कि मेगाप्लेक्सस ग्रहमंडल के हालिया आक्रमण जैसा हमला भी नहीं। गरगराहट। जैसे ही वह अपना काम पूरा करने की तैयारी कर रहा था, उसे कुछ दूरी से एक शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ जो ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल के केंद्र में प्रवेश कर गया। हालांकि किसी और ने इसे नहीं देखा, ध्रुव ने देखा और उसने पूरे ग्रहमंडल की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत उपग्रह ग्रहों को अनंत स्वर्गीय आर्या से मजबूत किया, जिससे भगवान आत्मा का प्रक्षेपण बाहर निकल गया। तुरंत ही एक विशाल हाथ प्रकट हुआ जिसने अंतरिक्ष के एक निश्चित हिस्से को नष्ट कर दिया और एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसके काले वस्त्रों पर सोने के धागों से ड्रैगन, फीनिक्स और कैलिन जैसे राजसी जीवों के चित्र बने थे। उसके व्यवहार से ही वह साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वहां कौन जाता है? ध्रुव ने 17वीं तलवार के साथ खड़े होते हुए कहा। ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल पर हमला करने की हिम्मत किसने की? यह क्या साजिश है अत्याचारी? अगर तुम तुरंत अपनी सफाई नहीं देते तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। ध्रुव और 17वीं तलवार दोनों ने मान लिया था कि यह कोई दुश्मन हमलावर है, इसलिए वे पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार थे। दोनों को ही अंदाजा था कि इस बूढ़े व्यक्ति का साधना आधार टाइटन सम्राट एकेडमी के उपकुलपतियों से भी कहीं ज्यादा गहरा था। दूसरे शब्दों में वह शायद विध्वंसक स्तर पर आधा कदम आगे था। ध्रुव, तुम्हारी क्या हिम्मत! मैं टाइटन सम्राट एकेडमी का एक दीक्षांत समारोह हूं और सबसे बड़े मठाधीश के बराबर का दर्जा रखता हूं। तुमने मेरा रास्ता रोकने के लिए मंत्र रचना का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? इसका क्या मतलब है? हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन वह सच में हैरान था कि अमर भगवान आत्मा की शक्ति उसे दूर रख सकती है। क्या आरंभकर्ता? 17वीं तलवार ने साफ तौर पर चौंकते हुए कहा। तुम आरंभकर्ता हो? आरंभकर्ता क्या है? ध्रुव ने धीरे से पूछा। अपनी आवाज धीमी रखते हुए 17वीं तलवार ने उत्तर दिया। वे टाइटन सम्राट एकेडमी के मूल संस्थापक हैं और उनके पास बहुत शक्तिशाली साधना केंद्र हैं। वे दीक्षा लोक में रहते हैं और आमतौर पर शाही योद्धाओं को भी उनके अस्तित्व का पता नहीं होता। हालांकि गुरु ने मुझे उनके बारे में बताया। उनका पद इतना ऊंचा है कि सबसे बड़ा रेक्टर भी उनके आगे झुक जाता है। वे एकेडमी के असली कुलपति हैं। ध्रुव ने ठंडी सांस ली। उसे लगता है कि मैं झुक जाऊंगा। अजेय सोसाइटी के प्रमुख होने के नाते मेरा दर्जा इन तथाकथित दीक्षा देने वालों जितना ही ऊंचा है। क्या मुझे उनसे डरना चाहिए या कुछ और? उसने ऊंची आवाज में कहा। सुनो दीक्षा देने वाले, तुम मेरे ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मेरे गुरु अजय डुगू ने तुमसे पहले ही बात कर ली है ना? क्या तुम सच में इस मामले को आगे बढ़ाते रहोगे? क्या तुम सच में मुझे टाइटन सम्राट एकेडमी का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक साधारण योद्धा इतना असभ्य होने का साहस कैसे कर सकते हो? यह दीक्षा देने वाला मूल रूप से ध्रुव से दोस्ती करने और उसे भर्ती करने आया था।
लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ध्रुव कितना महत्वाकांक्षी और निर्दयी है और उसे भर्ती करना कोई आसान काम नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव की दैवीय ऊर्जा कला प्राप्त करना उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन होगा। ध्रुव ने अजय सोसाइटी का कमांड पदक दिखाते हुए कहा, मैं अब योद्धा नहीं हूं। क्या? अजय डुगू ने तुम्हें अपना कमांड मेडल दिया? तुम अजय सोसाइटी के सोसाइटी चीफ हो? दीक्षा देने वाला पहले तो हैरान हुआ, लेकिन एक पल बाद उसकी हंसी फूट पड़ी। ओह, मैं समझ गया। अजय डुगू ने स्वर्गारोहण किया था, है ना? नहीं तो वह ऐसा क्यों करता? सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय ध्रुव ने एक रहस्यमयी जवाब दिया। गुरु ने कहा था कि अगर वह स्वर्गारोहण कर गए तो तुम लोग मेरी दैवीय ऊर्जा कला, मेरे गॉडवर्म के अंडे और मेरे बाकी सारे खजाने को छीनने की कोशिश करोगे। जैसा कि पता चला, उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सही थीं। क्या? कुछ पल पहले अजय डुगू के स्वर्गारोहण के विचार से दीक्षा देने वाले ने राहत की सांस ली थी और उसे विश्वास हो गया था कि ध्रुव से निपटना अब ज्यादा आसान होगा। लेकिन तभी ध्रुव ने साफ साफ बता दिया कि दीक्षा देने वाले ने चुपके से क्या करने की योजना बनाई थी। अचानक डर से परेशान होकर दीक्षा देने वाले ने चुपके से इधर उधर देखा कि कहीं अजय डुगू आसपास तो नहीं छिपा है। एक पल बीता और उसने कहा, तुम गलत हो। मैं तुम्हें इनाम देने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारा भला करूंगा। मेरा तुमसे कुछ लेने का कोई इरादा नहीं है। देखो, हम दीक्षा देने वाले सभी अमृता के रूही में प्रवेश करने और अमर उत्थान तक पहुंचने के कगार पर हैं। हमें तुमसे कुछ लेने की क्या जरूरत है? नहीं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। हम दीक्षा देने वालों ने एक बैठक की और मिलकर यह फैसला लिया। शुरू में हमारा इरादा तुम्हें उपकुलपति का पद देने का था। हालांकि यह देखते हुए कि तुम पहले से ही अजेय समाज के समाज प्रमुख हो, मुझे लगता है कि यह जरूरी नहीं है। यह एक लौकी है जो सर्वोच्च एकता, पूर्ण स्वर्ण अमर गोलियों से भरी है। भगवान शैतान सर्वनाश के दौरान टाइटन सम्राट एकेडमी ने यूफोरिया के नर्क से लड़ने का बीड़ा उठाया था और ये गोलियां हमें ऊपर की अमर दुनिया द्वारा दिए गए इनाम का हिस्सा थीं। ये सफलताओं में सहायक हो सकती हैं और आपकी नवजात दिव्यता को और मजबूत कर सकती हैं। हम आपकी मां को लटकते पर्वत पर पूरा शासन देने की घोषणा भी करने वाले हैं। जहां तक ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन की बात है, तो वह बीस्ट मास्टर सोसाइटी का शिष्य बनने के लिए चले जाएंगे। आप क्या कहते हैं? हाँ, यह तो बहुत बुरा हुआ, ध्रुव ने सोचा। वह मैमथ फॉक को मिटाने और इस तरह अपने एक बड़े दुश्मन को तस्वीर से हटाने की उम्मीद कर रहा था। हाथ बढ़ाकर उसने दीक्षा देने वाले से सुनहरी लौकी ले ली। वह लगभग एक इंसान के आकार की थी और सच में अपनी ही एक छोटी सी दुनिया थी। असली ऊर्जा से अंदर झांककर ध्रुव ने सुनहरी गोलियों के ढेर देखे जो भ्रूण जैसे लग रहे थे। वे चकाचौंध भरी रोशनी और अपार शक्ति से जगमगा रहे थे, साफ तौर पर अमर प्राणियों की कारीगरी। ये ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें नश्वर संसार में बहुत दुर्लभ माना जाता था, जो गॉडवर्म के अंडों के जैसी थीं। अब जब तुम्हें यह इनाम मिल गया है ध्रुव, तो तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही आरंभकर्ता अपनी योजना के अगले चरण पर विचार कर रहा था। दोहरी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आरंभकर्ता। ध्रुव ने लौकी को अपनी छोटी दुनिया में रख दिया। मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारी योजना के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हो, फिर मुझे नियंत्रित करने का कोई तरीका ढूंढना चाहते हो। तुम मुझे अपनी साधना के आधार को बेहतर बनाने से रोकना चाहते हो। इस तरह तुम मेरे गुरु के उत्थान तक इंतजार कर सकते हो, फिर मुझे अपनी दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला के रहस्यों को उजागर करने के लिए मजबूर कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम लोग जानते हो, मेरी कला निम्नतर दैवीय श्रेणी के स्तर से कहीं ऊपर है। तुम आशा करते हो कि यह तुम्हारी अपनी सफलता और उत्थान की कुंजी होगी और यह तुम्हें अमर दुनिया में एक उच्च स्थान दिलाएगी। अभी हम सभी नश्वर दुनिया में हैं और यहां हम जो कुछ भी करते हैं उसे जरूरी नहीं माना जा सकता। केवल ऊपर के अनगिनत अमर लोग ही मायने रखते हैं। उत्थान के बिना और विध्वंसक बने बिना हम सभी को कमजोर स्कूली बच्चे माना जा सकता है। ध्रुव के कड़वे शब्दों से दीक्षा देने वाले के चेहरे से खून बहने लगा। हालांकि इसकी असली वजह यह थी कि वह अजय डुगू को लेकर चिंतित था, जो शायद उनकी सारी योजनाओं के बारे में जानता था और उसने ध्रुव को उनसे निपटने का तरीका भी बताया था। इससे पहले उसे यकीन था कि अजय डुगू स्वर्गारोहण कर चुका है, लेकिन अब उसे इसके उलट का यकीन था।
तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मुझे पता है तुम वहां हो अजय डुगू, अपना चेहरा दिखाओ। आरंभकर्ता को पूरा यकीन था कि अजय डुगू इसी इलाके में कहीं मौजूद है। हालांकि उसे पुकारने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चिंता मत करो, मेरे गुरु यहां नहीं हैं, ध्रुव ने कहा। लेकिन वे तुम दीक्षा देने वालों की हर हरकत और हर क्रिया से वाकिफ हैं। ध्रुव मन ही मन हंसा। उसे एहसास हुआ कि उसने इस दीक्षा देने वाले को पूरी तरह से धोखा दे दिया है। अब यह साफ था कि दीक्षा देने वालों का एक पूरा समूह उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। यह जानते हुए कि वह अच्छी तरह जानता था कि वे क्या चाहते हैं, उसने फैसला किया कि विनम्रता और आज्ञाकारिता का दिखावा करने के बजाय वह उन्हें सीधे चुनौती देगा। दुर्भाग्य से वह उनमें से केवल एक का ही सामना कर सकता था, सभी का नहीं। इसलिए उसका सबसे अच्छा दांव उनके बीच फूट डालना था, एक ऐसा तरीका जो उसने टाइटन सम्राट अकेडमी में अन्य मौकों पर भी इस्तेमाल किया था। आरंभकर्ता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें कम आंका था बेटा। हालांकि तुम्हारा वह साजिश सिद्धांत पूरी तरह गलत है। यहां एक योद्धा होने के नाते तुम्हें अकेडमी में योगदान देना जरूरी है। मैं योगदान दूं या न दूं, यह मेरे मन पर निर्भर करता है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने अकेडमी से कभी एक भी संसाधन नहीं लिया है। देखिए, मुझे पता है कि सभी दीक्षा देने वाले मेरी दैवीय श्रेणी की ऊर्जा कला नहीं पाना चाहते। आखिरकार अगर मैं स्वर्ग जाता हूं तो पूरी संभावना है कि मैं अपनी ऊर्जा कला को अपने वफादार लोगों के लिए इनाम के रूप में छोड़ जाऊंगा। दीक्षा देने वाले को जवाब देने का मौका न देते हुए उसने बातचीत का विषय बदल दिया। यह भी मुमकिन है कि मैं कुछ आदिम दैवीय कौशल पीछे छोड़ जाऊं। क्या तुम सच में कह रहे हो? पहल करने वाले ने कहा। उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, फिर धुंधली पड़ गईं। खैर, हम सब तुम्हारे स्वर्ग जाने से बहुत पहले ही स्वर्ग चले जाएंगे। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? ध्रुव ने कहा। जब मैं अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में था तो मेरे हाथ 100 से ज्यादा आदिम गॉडवर्म के अंडे लगे थे। मैंने तब से कुछ इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी 100 से ज्यादा हैं। आप में से कितने दीक्षा देने वाले हैं? कुछ दर्जन। मेरे लिए तो बस आप सभी को एक एक अंडा देना ही काफी होगा। क्या तुम्हें 100 से ज्यादा मिले? आरंभकर्ता की आंखें लालच से चमक उठीं। फिर भी वह शक की निगाहों से इधर उधर देखने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे अब भी यकीन था कि अजय डुगू कहीं आसपास ही है, इसलिए उसने अपने मन से सारे गलत विचार दबा लिए। अपनी स्थिति और ध्रुव के गुरु के संभावित खतरे को देखते हुए उन्होंने कहा, यदि आप हम में से हर एक को एक एक अंडा देते हैं तो यह एक अविश्वसनीय पुण्य कार्य माना जाएगा। सच में सबसे बड़े मठाधीश के अमरलोक में जाने के बाद आपको उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मुझे मिलाकर 64 दीक्षा देने वाले हैं, इसलिए कृपया 64 अंडे तैयार रखें। यह कहते हुए दीक्षा देने वाले ने आशा से अपना हाथ बढ़ाया। जवाब में ध्रुव ने ठंडी सांस ली। मेरे गुरु ने बताया कि कुछ बहुत ही जिद्दी लोग हैं जो अभी भी मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। दरअसल जब आप अमर सेना के युद्ध क्षेत्र में दुश्मन योद्धाओं को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे तो वे और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी करेंगे, यहां तक कि मुझे लूटने तक की नौबत आ जाएगी। मैं ऐसे किसी को भी गॉडवर्म के अंडे बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसे लोग होते ही नहीं, पहलकर्ता ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ कहा। देखिए, अभी अभी हमारी एक बड़ी मीटिंग हुई है और सभी सहमत हैं। हम आपके अच्छे पक्ष में आना चाहते हैं। आप तो वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो अकेडमी आपको बिना किसी वजह के क्यों छोड़ देगा? अगर ऐसा है, ध्रुव ने सहजता से कहा, तो मैं बस अपने गुरु के निर्देशों का पालन करूंगी। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक मैं एक महा अर्ध अमर नहीं बन जाती, या यहां तक कि गहन अर्ध अमर स्तर तक भी नहीं पहुंच जाती। उस समय मैं ब्रह्मांड के अर्ध अमर राक्षस शैतानों को बुला पाऊंगी और आपको गॉडवर्म के अंडे देने में सहज महसूस करूंगी। इसके अलावा यह देखते हुए कि मेरे गुरु जल्द ही स्वर्ग जाने वाले हैं, मुझे अपनी साधना को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए उनके संरक्षण का लाभ उठाना होगा। जरा सोचिए, मेरे गुरु ने पहले ही अजेय समाज मुझे दे दिया है। वह साफ तौर पर जानते हैं कि एक बार उनके स्वर्ग जाने के बाद लोग मेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वह सचमुच मुझे बिना तैयारी और असुरक्षित छोड़ देंगे? बहुत अच्छा। हे महान दीक्षा देने वाले, कृपया स्वयं बाहर निकलिए। जाकर सबसे बड़े मठाधीश और अन्य दीक्षा
देने वालों को समझाइए कि टाइटन सम्राट एकेडमी के साथ विश्वासघात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। हालांकि यदि आप मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे या मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे तो हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे और उस स्थिति में कुछ बहुत बुरी घटनाएं घटेंगी। तुम्हें हमसे कुछ चाहिए है ना? पहल करने वाले ने पूछा। क्या चाहिए? बस, ध्रुव ने जवाब दिया। मेरे सबसे बड़े भाई और दूसरे बड़े भाई इस समय अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें आजाद कराने का इंतजाम करें। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरंभकर्ता ने गुस्से से जवाब दिया। हम सब नश्वर हैं और अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट अमर लोगों के अलावा किसी और के लिए भी समझना नामुमकिन है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से सम्राट चार्ट में प्रवेश कर सकता है? कौन? आरंभकर्ता बातचीत में आए इस अचानक बदलाव को देखकर उत्सुक हो गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता, तो वह ध्रुव जितना ही कीमती होता या उससे भी ज्यादा। वह व्यक्ति जिसने मेरे पास गॉडवर्म के अंडे होने की अफवाह फैलाई। देखिए, मुझे अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, यहां तक कि यह भी कि मैंने गॉडवर्म के अंडे हासिल किए हैं। उसके पास राजा अमर कातिल के 2 विरासत पदक भी हैं। उसके बिना यह खबर फैलाए आप या कोई और गॉडवर्म के अंडों के बारे में जान ही नहीं सकता। आरंभकर्ता ने संकरी आंखों से ध्रुव को देखा, लेकिन एक पल बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह वाकई कोई नई जानकारी थी। आखिरकार आरंभकर्ताओं ने अफवाहों के स्रोत की जांच नहीं की थी, हालांकि अब लग रहा था कि उन्हें करनी चाहिए। ये व्यक्ति कौन है? जरा देखो। ध्रुव ने हाथ हिलाया, जिससे उसके सामने एक धुंध सी छा गई, जिसके भीतर पीले वस्त्र पहने छोटे बालों वाले उस युवक की तस्वीर थी। उसके हाथ में अमर कातिल राजा का विरासत पदक भी था। यह वही है। मुझे शक है कि वह टाइटन सम्राट एकेडमी में शामिल हो चुका है। या तो यही है या फिर वह योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल में अपने तीसरे विरासत पदक की तलाश में है। अगर उसे मिल गया तो... रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुमने युवराज का विरासत पदक नहीं लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। संयोग से। युवराज असल में कौन था? वह किस स्वर्ग से आया था? वह क्रैपमर्टल स्वर्ग से आया था, लेकिन उसकी असली पहचान के बारे में हम में से कोई भी निश्चित नहीं है। जब वह नीचे उतरा तो हमें अमर लोगों से सख्त निर्देश मिले कि हम उसकी ओर न देखें। दरअसल हमें ऐसे व्यवहार करना था जैसे हमें उसके अस्तित्व के बारे में पता ही ना हो। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि तुम उसे मार डालोगे। पीले कपड़े पहने युवक की ओर देखते हुए ध्रुव ने कहा, अगर यह युवक टाइटन सम्राट एकेडमी में है तो उसने जरूर कोई भेष धारण किया होगा। आपको इस मामले की जांच करनी चाहिए। सोचिए कि अगर हम अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकें तो इसका क्या मतलब होगा? क्या तब मेरी दैवीय ऊर्जा कला का कोई खास महत्व होगा? आखिरकार अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में दैवीय ऊर्जा कलाएं बहुत हैं। और क्या आप जानते हैं कि कितने आदिम देवकृमि अंडे हैं? ध्रुव को पता था कि वह इस आरंभकर्ता का ध्यान भटकाने में सफल हो गया है। अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास। अचानक आरंभकर्ता के मन में नई नई साजिशें और योजनाएं पनपने लगीं। क्या तुमने इसके बारे में किसी और को बताया है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही लोगों को इतना महत्वपूर्ण राज बता दूंगी? ध्रुव समझ गया कि यह आरंभकर्ता जानकारी और इनाम अपने पास ही रखना चाहता था। जाहिर है, मैं उस पीले कपड़े पहने छोटे बालों वाले युवक का पता लगाना चाहता हूं, उसके विरासत के पदक लेना चाहता हूं और अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट में शामिल होना चाहता हूं। आरंभकर्ता ने सिर हिलाया। यह एक महत्वपूर्ण मामला है ध्रुव। तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। मैं वापस जाकर दूसरे आरंभकर्ताओं से इस मामले पर चर्चा करूंगा। तुम जो भी करो, उस युवक को अनजाने में यह एहसास मत दिलाना कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं। मैं उसे पकड़कर उसे अनगिनत दुनियाओं के सम्राट चार्ट के रहस्यों का खुलासा करने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। उस जानकारी के साथ हमारा एकेडमी शक्ति के मामले में मेगाप्लेक्सिस एकेडमी और कोइलिंग आर्क एकेडमी को भी तुरंत पीछे छोड़ देगा। हम नश्वर संसार की नंबर 1 शक्ति बन जाएंगे। हम अजय होंगे। अब समय नहीं है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सका। ध्रुव ने
उसे जाते हुए देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था। फिलहाल पीले कपड़े पहने युवक में पहल करने वालों की दिलचस्पी से काफी दबाव कम हो जाएगा। तुमने चीजों को बहुत अच्छे से संभाला छोटे भाई। 17वीं तलवार ने प्रशंसा में अपनी जीभ को दबाया। एक तीर से 3 निशाने। पहला, तुमने आरंभकर्ताओं का ध्यान भटकाया। दूसरा, तुमने उस छोटे बालों वाले युवक को झटका दिया। और तीसरा, तुमने सबसे बड़े भाई, दूसरे बड़े भाई और बाकी लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। यह सही है, ध्रुव ने कहा। उन आरंभकर्ताओं के इरादे बुरे हैं और हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। उम्मीद है कि मैंने एक और सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय खरीद लिया है। मेरी मां गॉडवर्म ब्रह्मांड के अर्ध अमर स्तर पर पहुंचने वाली है। जब ऐसा होगा तो मैं महा अर्ध अमर स्तर पर पहुंच जाऊंगा और भी शक्तिशाली दुष्ट शैतानों को बुला पाऊंगा। वे आरंभकर्ता निश्चित रूप से कुछ गलत करने वाले हैं। उनके लिए तुम्हारा लंबी अवधि का प्लान क्या है? उन्हें मार डालो, न इससे ज्यादा न इससे कम। देखो, मैं सिर्फ पुराने योर वाइल्ड्स पर कब्जा नहीं करूंगा, मैं आदिम वाइल्ड्स, बेकार वाइल्ड्स और जंगली वाइल्ड्स को भी मिला लूंगा। और मैं केंद्रीय ग्रहीय नदी और टाइटन सम्राट एकेडमी को भी ले लूंगा। इस बिंदु पर उसकी आंखों में मारने की इच्छा चमक उठी। बड़े भाई, क्या मैं आपको यहां रुककर ड्रैगन सम्राट ग्रहमंडल पर नजर रखने के लिए कह सकता हूं? मुझे लटकते पर्वत पर जाकर अपनी मां से बात करनी है। एक बार जब उनके पास खुद का एक गॉडवर्म होगा तो वह ज्ञान के और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच पाएंगी। 17वीं तलवार ने सिर हिलाया। बेशक, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो और जाओ। सटाक! ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और असीम तारों भरे आकाश में गायब हो गया। कुछ ही देर में वह लटकते पर्वत के करीब पहुंच रहा था। पहली चीज जो उसने देखी वह यह थी कि सुनहरा सुमेरु पर्वत अब उतना शानदार नहीं था जितना वह कभी हुआ करता था। एक बात तो यह थी कि पहले राक्षसों के कब्जे वाले क्षेत्र लगभग पूरी तरह से खाली थे। वहां मैमथ फॉक भी नहीं थे। ये कभी एक समृद्ध और फलता फूलता स्थान था, लेकिन अब यह उजाड़ और वीरान लग रहा था। साफ तौर पर मैमथ फॉक टाइटन सम्राट एकेडमी में शामिल होने के लिए चले गए थे।